हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2। ये फिल्म 2015 में आई डिमोंटे कॉलोनी मूवी का सीक्वल है। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें डिमोंटे कॉलोनी 1 को रिकैप के जरिए दिखाया गया है। जिन्होंने उस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखा है उनके लिए ये एक रिकैप ही है, लेकिन जिन्होंने अभी तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म के ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो पार्ट 1 से जुड़े हुए हैं। डिमोंटे कॉलोनी 1 के मूवी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में डिमोंटे कॉलोनी के ओरिजिन को दिखाया गया है और इस पार्ट में उसके हॉन्टेड होने के राज का खुलासा किया गया है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तो एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म के शुरुआत में हम 6 जून 2009 की एक वीडियो फुटेज को देख पाते हैं, जहां हम कुछ लड़कों को रात के वक्त बारिश में फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जिसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तभी वे लोग देखते हैं कि सैम नाम के किसी बंदे के बैल्कनी की रेलिंग पर कोई खड़ा है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं और गेम को छोड़ उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ कर सके, वो आदमी वहां से छलांग लगा देता है और ऑन द स्पॉट मारा जाता है, जिसे देख वहां अफरा तफरी मच जाती है। और इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, तभी एक और आदमी उसी बैल्कनी से छलांग लगा देता है। ये देख सभी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है और तभी वे लोग देखते हैं कि सैम अपने रूम में खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। और ये फुटेज 6 जून 2015 में डेबी नाम की एक लड़की देख रही थी। डेबी असल में सैम की पत्नी थी और वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सैम के इस तरह से सुसाइड करने से डेबी को बहुत गहरा सदमा लगा था और वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, और इतने साल बीतने पर भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। हम डेबी के घर में उसके पेरेंट्स और सैम के पापा डॉक्टर रिचर्ड को देख पाते हैं, जहां डेबी की मां उसे सैम से शादी करने के लिए कोसने लगती है और डेबी के इस हालत का जिम्मेदार सैम और उसके पापा पर लगाती है, जिसे सुनकर डेबी बहुत गुस्सा हो जाती है। हमें यह भी पता चलता है कि डेबी 2 बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से सैम के बच्चे की मां बनने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार उसका मिसकैरेज हो गया था, जो कि उसके डिप्रेशन में रहने के कारण हुआ था, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चे के इस दुनिया में आने के लिए उसकी मां का खुश और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि सैम को शादी से पहले कैंसर था, जिस कारण डेबी के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन डेबी अपने प्यार को यूं खोना और हार मानना नहीं चाहती थी, तो डेबी ने सबसे लड़ झगड़ के सैम के कैंसर का इलाज शुरू करा दिया और कीमोथेरेपी से पहले उन्होंने सैम के स्पर्म्स को प्रिजर्व करा दिया, क्योंकि कीमोथेरेपी में स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिस कारण डॉक्टर्स ही स्पर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए सजेस्ट करते हैं। डेबी के प्यार और विश्वास ने सैम को भी हिम्मत दी और देखते ही देखते सैम ठीक हो गया। इसे कहते हैं सच्चे प्यार की ताकत। तो इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक होने के बाद सैम ने डेबी से कहा था कि अब वे दोनों खुशी खुशी रहेंगे, और यही वो रीज़न है जिस कारण डेबी इससे इनकार कर रही थी कि जो इंसान इतना हिम्मत वाला हो कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़के ठीक हो गया हो और जीना चाहता हो, वो इंसान कैसे बिना किसी कारण के आत्महत्या करेगा। और यही वो क्यों वाला सवाल है जो डेबी को अंदर से खाई जा रही थी और जिसका जवाब वो खोजना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को कोई सुराग न मिलने के कारण इस केस को एक सुसाइड केस मान के बंद कर दिया था, क्योंकि उस कमरे में 3 सुसाइड हुई थी और कमरा अंदर से बंद था और टॉप फ्लोर में होने के कारण कोई दूसरा एंट्री और एग्ज़िट का रास्ता भी नहीं था। खैर, तो 6 साल पहले आज ही के दिन सैम की मौत हुई थी और तब से हर साल डेबी उसके कब्र पर फूल चढ़ाने जाती है। तो वो सैम के पापा के साथ उसके कब्र पर फूल चढ़ाने जाती है, लेकिन वापस आते वक्त वे लोग रास्ते पर लोगों की भीड़ देखते हैं। तो चेक करने डेबी वहाँ जाती है और हम डिमोंटे कॉलोनी 1 के उस ज्योतिषी को देख पाते हैं जिसको डिमोंटे के भूत ने फांसी लगा के मार दिया होता है। मतलब आज ही के दिन श्रीनी अपने दोस्तों के साथ उस मैंशन में जाने वाला है और आज ही की रात को उनके साथ वो भयानक हादसा होने वाला है। खैर, तो डेबी उस ज्योतिषी को देखने लगती है और तभी वो सैम के चेहरे को ज्योतिषी की जगह देखती है, जिसे देख वो चौंक जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों। तो मन में ये सवाल लेकर डेबी वहाँ से जाने लगती है और तभी श्रीनी से टकरा जाती है, जो पार्ट 1 में उस ज्योतिषी की आत्महत्या के मंजर को देख वापस अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है। तो इसके बाद वे दोनों एक चाइनीज़ रेस्तरां के इनॉग्रेशन में जाते हैं, जिसे डेबी ने सैम के याद में शुरू किया था,
क्योंकि सैम का एक चाइनीज़ रेस्तरां खोलने का सपना था जिसे डेबी ने आज पूरा किया था। उस रेस्टोरेंट को देख सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन डेबी उस हादसे को सोचती रहती है जब उसने उस ज्योतिषी की जगह सैम को देखा था। तभी हम वहाँ कुछ मंक को देख पाते हैं जो डेबी को उनके गुरु दांशी द्वारा भेजे गए एक महाकाल की मूर्ति देते हैं, जिसको डेबी बड़े सम्मान के साथ रेस्टोरेंट में स्थापित करा देती है। इसके बाद सैम के पापा डॉक्टर रिचर्ड केक काटने के वक्त सभी को सैम के लिए 2 मिनट का मौन रखने को कहते हैं और वहाँ आए सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी वहाँ ढेर सारे स्पून्स और फॉक्स गिरते हैं जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। लेकिन ये देख डेबी को कुछ याद आता है। असल में जब सैम हॉस्पिटल में एडमिट था उस वक्त कैंसर ट्रीटमेंट और केमोथेरेपी के कारण वो ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर पाता था, तो डेबी को बुलाने के लिए वो ऐसे ही स्पून गिरा के उसे बुलाता था। उस वक्त सैम ने डेबी से कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो हमेशा डेबी के साथ रहेगा और उसे बुलाने के लिए वो ऐसे ही स्पून गिराएगा। ये सोचकर डेबी रिचर्ड से बोलती है कि सैम ज़रूर हमसे कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में कहा था कि वो स्पून गिरा के हमसे कम्युनिकेट करेगा। दूसरी तरफ हम श्रीनी की ही तरह दिखने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रघुनंदन होता है, इन शॉर्ट रघु। असल में श्रीनी और रघु दोनों ट्विन ब्रदर होते हैं। मतलब श्रीनी 1 करोड़पति पिता का बेटा था, लेकिन फिर भी वो गरीब बनकर रह रहा था और अमीर औरतों को खुश करके अपना जीवन बसर कर रहा था। तो हम देख पाते हैं कि श्रीनी के पिता का 2 महीने पहले देहांत हो चुका था और आज उनके लिए मुताबिक उनके 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी का उनके बच्चों में बंटवारा होने वाला था। तभी श्रीनी और रघु की स्टेप मदर अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ वहाँ आती हैं। फिर सबके आने के बाद लॉयर दयालन उन्हें वो विल पढ़कर सुनाता है जिसमें रघु को 25%, ऐश्वर्या को 5% और श्रीनी को बाकी के 70% प्रॉपर्टी दिया था। इतना कम हिस्सा सुनकर अभी तक जिन आंखों में नमी थी वो गुस्से से भर जाते हैं। मतलब इनका रिश्ता और प्यार सिर्फ पैसे के लिए था, जबकि श्रीनी एक साफ मन का लड़का था जिसके लिए पैसे से ज़्यादा रिश्ते ज़रूरी थे। इसीलिए पार्ट 1 में हमने देखा था कि श्रीनी जो भी कमाता था वो अपने दोस्तों पर खर्च कर देता था और शायद इसी कारण श्रीनी के पिता ने अपनी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा श्रीनी को दिया था। प्रॉपर्टी में इतना कम हिस्सा देख उनकी स्टेप मदर तो लगभग बेहोश ही हो जाती है और ऐश्वर्या अपने पापा के फ़ोटो पर ही थूक देती है और अपना सैंडल उनकी तस्वीर पर फेंक कर उसे तोड़ देती है और बड़ा हिस्सा पाने के लिए कोर्ट में जाने की धमकी देती है। रघु को भी प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए था, जिस कारण वो भी कोर्ट में जाना चाहता था, लेकिन दयालन बताता है कि ये रजिस्टर्ड विल है, वे लोग कुछ नहीं कर सकते और रघु को श्रीनी से बात करने को कहता है, लेकिन श्रीनी उनसे ठीक तरह से बात ही नहीं करता और फ़ोन काट देता है। और इसके बाद श्रीनी के साथ क्या हुआ ये तो आपने पार्ट 1 में देख ही लिया था। खैर, तो कहानी वापस डेबी की तरफ मुड़ती है जो उसी रात मंक के गुरु दांशी से मिलती है ताकि वो सैम की आत्मा से बात कर सके। गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने सैम से कम्युनिकेट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सारे तरीके अपनाने पर भी सैम से संपर्क नहीं हो पाया, जिस पर गुरुजी ये बोलते हैं कि या तो सैम उनसे बात ही नहीं करना चाहता या फिर उसकी आत्मा को किसी ऐसी जगह पर कैद करके रखा गया है जहाँ से वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहा। ये सुनकर डेबी बताती है कि सैम ने चम्मच गिरा के उससे बात करने की कोशिश की है, जिसका मतलब सैम की आत्मा को कैद करके रखा गया होगा। ये सुनकर गुरुजी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो उन्हें ही आत्मा की दुनिया में जाना होगा, लेकिन इसमें ख़तरा है। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो डेबी की आत्मा हमेशा के लिए वहाँ फंस जाएगी। लेकिन डेबी को सैम से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे कि उसने ऐसा क्यों किया और ये भी जानना था कि किसने उसे मजबूर किया था और क्या हुआ था। और ये वो सवाल है जो डेबी को अंदर से खाए जा रहे थे और इन सवालों के जवाब मिले बिना उसे चैन नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण ख़तरा होने के बावजूद डेबी आत्माओं के दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे सुनकर गुरुजी और उनके शिष्य सारी तैयारी करते हैं। गुरुजी डेबी को कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पहला ये कि डेबी उस दुनिया में जो भी सुने या सैम उससे जो भी कहे वो एक पेपर में लिख दे ताकि बाद में वे लोग उसे पढ़ सकें। और दूसरा ये कि गुरुजी जो भी बोले डेबी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करे और जब वे उसे वापस आने को कहें वो तुरंत ही वापस आ जाए, क्योंकि गुरुजी के मुताबिक वो शैतान की दुनिया है और शैतान किसी भी आत्मा को वहाँ से बाहर जाने नहीं देना चाहेगा और सारी तरकीबें और भ्रम पैदा करेगा ताकि वो आत्मा वहीं कैद हो जाए। ये सब सुनकर डेबी तैयार हो जाती है और गुरुजी खुद को उसके साथ कनेक्ट करके विधि शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते डेबी की आत्मा एक आयाम से होते हुए आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है।
वहाँ पहुंचकर वो सैकड़ों आत्माओं को देखती हैं जो उसे देखते ही हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती हैं, जिसे देख डेबी घबरा जाती है और किसी तरह उन सीढ़ियों से चढ़कर उस गेट के पार चली जाती है। वो जगह एक कब्रिस्तान जैसा होता है जहाँ डेबी को एक छोटी दिखती है जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ होता है, लेकिन डेबी उसका चेहरा नहीं देख पाती। तभी डेबी नोटिस करती है कि उसके चारों तरफ सैकड़ों लाशें लटकी हुई हैं। असल में ये सभी आत्माएं होती हैं जिन्हें अलग अलग वक्त में यहाँ कैद करके रखा गया था। लेकिन ये नज़ारा देख डेबी बहुत डर जाती है और देखते ही देखते वो आत्माएं तड़पने लगती है और रियल वर्ल्ड में डेबी पेपर पर हेल्प लिखती रहती है। उन आत्माओं के दर्द भरी चीख सुनकर डेबी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी वो सैम को वहाँ देख पाती है जो उसे देखे जा रहा था। सैम को इतने सालों बाद देख डेबी भावुक हो जाती है और उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी गुरुजी डेबी को रोकते हैं और बताते हैं कि वो सैम नहीं बल्कि कोई दूसरी आत्मा है जो उसे अपने पास बुला रही है। पर फिर भी डेबी उसके पास जाने लगती है। ये देख गुरुजी कुछ मंत्र बोलते हैं और डेबी वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बेहोश होने के बावजूद उसका हाथ उस पेपर पर चलता रहता है और पेन की स्याही काले से लाल हो जाती है और वो बार बार एक ही चीज़ लिखती रहती है, दिस विल रिपीट, दिस विल रिपीट। और हम देख पाते हैं कि डेबी ने 2 चेहरे भी ड्रॉ करी होती हैं जो कि श्रीनी और उसके भाई रघु की होती है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। और दूसरी तरफ हम श्रीनी को देख पाते हैं जो तब तक मर चुका होता है और लोगों से मदद मांग रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं देती। ये देख श्रीनी गुस्से में उस आदमी को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उस आदमी के गाल के आर पार चला जाता है और तब जाके उसे पता चलता है कि ये उसकी आत्मा है और वो खिड़की से छलांग लगाते वक्त रॉड्स पर गिरकर मर चुका है। लेकिन हम देख पाते हैं कि श्रीनी उन रॉड पर गिरने के बाद भी मरा नहीं है और हम उसे होश में आते हुए देख पाते हैं। और यहाँ 6 जून 2015 का दिन समाप्त हो जाता है। ये सारी घटनाएं सिर्फ एक ही दिन में हुई। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की टाइमलाइन यहाँ तक एक साथ चल रही थी। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये मौतें हर 6 साल बाद छठे महीने के 6वें दिन ही होते हैं, जिससे 666 का आंकड़ा बनता है जो कि असल में डेविल का नंबर है। खैर, तो इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है और फिर कहानी शुरू होती है 6 साल बाद 5 जून 2021 से। मतलब 6 जून के एक दिन पहले से। अब तक गुरुजी को भी इस 666 का पता चल गया था, इसीलिए वे उसके एक दिन पहले एक दिव्य खंजर मंगवाते हैं, जिसे देते हुए पुजारी जी बताते हैं कि इस खंजर को वर्षों तक मंत्रों का जाप करके शक्तिशाली बनाया गया है ताकि इससे किसी भी शैतान को मारा जा सके या उसके प्रभाव को कम किया जा सके। जिसके बाद सीन कट होकर हमें श्रीनी को दिखाया जाता है जिसे उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और उसका इलाज और कोई नहीं बल्कि सैम के पिता डॉक्टर रिचर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद श्रीनी कोमा में चला गया था और पिछले 6 साल से वो कोमा में ही है, जिसे लाइफ सपोर्ट की मदद से जिंदा रखा गया है। दूसरे तरफ हम रघु और ऐश्वर्या को देख पाते हैं जो श्रीनी के इतने सालों से कोमा में रहने का फ़ायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए केस करते हैं, जहां रघु श्रीनी का लाइफ सपोर्ट को हटाने के लिए केस करता है। उसका कहना था कि AIMS के डॉक्टर्स मुताबिक श्रीनी कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा, जिस कारण वो अपने भाई को इस तकलीफ से मुक्ति दिलाना चाहता है। लेकिन इससे होगा ये कि श्रीनी का प्रॉपर्टी शेयर उसके भाई मतलब रघु को मिल जाएगा और वो 95% का अकेला मालिक बन जाएगा और ऐश्वर्या सिर्फ 5% की मालिक बनी रहेगी, जो जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या को मंजूर नहीं था, तो वो श्रीनी के लाइफ सपोर्ट को हटाने के खिलाफ थी। लेकिन रघु ये केस जीत जाता है। ये देख ऐश्वर्या डेबी को कॉल करके बता देती है रघु श्रीनी का लाइफ सपोर्ट हटाने वाला है, जिससे वो मर जाएगा, जिस कारण डेबी को किसी भी तरह रघु को कन्विंस करके इसे रोकना होगा। अब सवाल ये उठता है कि डेबी श्रीनी को बचाने के लिए इतना जद्दोजहद क्यों कर रही थी। असल में जब डेबी उस आत्माओं की दुनिया में गई थी तब उसने श्रीनी और रघु का स्केच बनाया था, जिसका मतलब था कि सैम के मौत का और श्रीनी का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। और दूसरी बात ये थी कि शायद श्रीनी ही वो करी है जिसकी मदद से गुरुजी सैम के मौत और इस पूरे कांड के राज का पता लगा सकते हैं। खैर, तो रघु लॉयर दयालन के साथ श्रीनी का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जिसे देख रिचर्ड उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करता है, जिस पर दयालन उन्हें हॉस्पिटल को बंद करा देने की धमकी देने लगता है। और रघु भी प्रॉपर्टी को पाने के लालच में किसी भी तरह जितनी जल्दी हो सके श्रीनी के लाइफ सपोर्ट को हटा के उसे मारना चाहता था, जिसे देख डेबी गुस्से में कहती है कि अगर श्रीनी मारा गया तो वो भी मारा जाएगा। फिर डेबी रघु को याद दिलाती है कि 6 साल पहले जब श्रीनी खिड़की से कूदा था तब रघु भी बिल्डिंग के टेरेस से गिर गया था
लेकिन जैसे श्रीनी रॉड्स पर गिरा था वैसे ही रघु भी रॉड्स पर गिरने वाला था, लेकिन एक नेट के कारण रघु बच गया और इसलिए श्रीनी भी नहीं मरा। मतलब ट्विन्स होने के कारण जो भी हादसा श्रीनी के साथ होगा वो रघु के साथ भी होगा। मतलब अगर रघु को जिंदा रखना है तो श्रीनी को भी जिंदा रखना होगा। डेबी की बात सुनकर रघु को वो भयानक हादसा याद आता है जिससे वो सहम जाता है। फिर वे लोग रघु को गुरुजी दाऊशी के पास लेकर जाते हैं। गुरुजी रघु को क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि रघु और श्रीनी ट्विन्स होने के कारण एक ही एटम के दो पार्ट हैं, और जैसे एक एटम के दोनों पार्टिकल्स कितने भी दूर चले जाएं, दोनों एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, उसी तरह रघु और श्रीनी में से किसी के साथ कुछ भी हुआ तो वही चीज़ दूसरे के साथ भी होगा। जिसके बाद डेबी भी एक राज का खुलासा करती है। वो बताती है कि 6 जून 2015 को जब वे लोग सैम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तब डेबी ने रघु और श्रीनी की तस्वीर बनाई थी। तो वे लोग उन्हें खोजने निकले और तब उन्हें श्रीनी जख्मी हालत में मिला था, जिसे उन्होंने हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन किया और श्रीनी को वेंटिलेटर के सहारे बचाए रखा। और जब डेबी श्रीनी के कमरे का इन्वेस्टिगेशन करने गई थी तब उसे श्रीनी के दोस्त राघव का एक लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड मिला था, जिस लाइब्रेरी का सैम भी मेंबर था। फिर डेबी को पुलिस से पता चला था कि उस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद श्रीनी के घर में एक चोर घुसा था जिसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। फिर लाइब्रेरियन से डेबी को पता चला कि सैम के मरने के 3 साल बाद राघव उस लाइब्रेरी का मेंबर बना था, जिसका मतलब वे दोनों कभी मिले ही नहीं। ये जानकर डेबी और रिचर्ड सैम और राघव के बुक लिस्ट को मैच करते हैं, जहाँ से उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सैम और राघव ने जो आखिरी किताब उस लाइब्रेरी से ली थी वो थी अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम, जो कि उस लाइब्रेरी में सिंगल किताब है और लाइब्रेरियन के पास उसकी कोई कॉपी भी नहीं है। और उस लाइब्रेरियन से डेबी को ये भी पता चलता है कि राघव के उस बुक को बोरो करने के बाद अभी तक लौटाया नहीं गया, जिसे सुनकर डेबी को याद आता है कि राघव के बुक शेल्फ में उसे वो बुक नहीं मिला था, जिसका मतलब वो पुलिस ऑफिसर जिस चोर की बात कर रहा था उसने ही उस बुक को चुराया होगा। जिससे ये साफ हो जाता है कि इन सुइसाइड और किलिंग्स के पीछे उस बुक का कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर है। पर उन्हें पता चलता है कि ये किताब हर 6 साल बाद इशू किया गया है, जिसके बोरोविंग डेट तो है लेकिन रिटर्न डेट नहीं, बल्कि उन किताबों को पिछले लाइब्रेरियन ने ही उनके मरने के बाद वापस लाइब्रेरी में लाकर रखा था। जिसका मतलब जिन्होंने भी वो किताब लिया था उनके मरने के बाद उस लाइब्रेरियन ने ही वो किताब वापस लाइब्रेरी में लेकर आया था। जिसका मतलब वो चोर और कोई नहीं बल्कि वही लाइब्रेरियन है और वही इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। फिर उन्हें पुलिस से पता चलता है कि उन सभी लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी, जिस कारण वो सभी केसेस अनसॉल्व्ड ही रह गई। फिर डेबी और रिचर्ड को पुलिस रिकॉर्ड से राघवन यानी राघव का सामान मिलता है, जिसमें डिमोंटे कॉलोनी की एक स्क्रिप्ट होती है जिसे राघवन ने अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम किताब के रेफरेंस से लिखा था, जिसमें कंचना मैंशन के हॉन्टेड होने के बारे में लिखा था। उस किताब में 666 के बारे में लिखा था कि हर 6 साल बाद 6ठे महीने के 6वें दिन कोई अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम की किताब को पढ़कर उस मैंशन में जाएगा और उस कंचना लॉकेट को बाहर लेकर आएगा, जिसके बाद डिमोंटे की आत्मा आके उनको मार देगा और उनकी आत्मा को स्वर्ग और नरक के बीच एक अलग दुनिया में ले जाएगा जहां उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और ये सिलसिला तब तक एक चेन की तरह चलता रहेगा जब तक कि ना कोई इसे तोड़ दे। मतलब कोई भी उस लॉकेट को उस मैंशन के बाहर ना लाए, जिससे होगा ये कि डिमोंटे की आत्मा किसी को मार ही नहीं पाएगी और ये चेन टूट जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों 2015 के हादसे के बाद डेबी और गुरुजी इतने सालों तक इस दिन का इंतज़ार करते रहे थे और ख़ुद को तैयार कर रहे थे, ताकि जब वो क़यामत की रात आए तो वे दोनों मिलकर उस चेन को तोड़ सकें और इस मौत के तांडव को रोक सकें। इसके बाद रिचर्ड रघु को उनकी मदद करने के लिए मिन्नतें करने लगता है ताकि वो अपने बेटे की आत्मा को मुक्ति दिला सके। रिचर्ड की बात सुनकर रघु इमोशनल हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिसे देख रिचर्ड और डेबी को लगा कि रघु उनकी मदद नहीं करना चाहता और उनकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई है, जिससे डेबी अंदर से टूट जाती है और घर जाके अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स को देख रोने लगती है, जो कि हर बार नेगेटिव आई थी। डेबी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसने पहले सैम को खोया, फिर अपने बच्चे को खोया और अब सैम की आत्मा को मुक्ति दिलाने की आखिरी उम्मीद भी खो दी। इसी बीच उसकी काम वाली एक और प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स लेकर आती है, जिसे वो नहीं देखती क्योंकि उसे पता था कि वो रिपोर्ट भी नेगेटिव ही होगी। दूसरी तरफ हम रघु को देख पाते हैं, जो तब तक घर पहुंच चुका था
घर पहुंचकर रघु अपने बचपन को याद करने लगता है और हम उसके बचपन को देख समझ पाते हैं कि रघु बचपन से ही अकेला था। उसके ना तो कोई दोस्त थे और ना ही वो किसी से घुल मिल पाता था। ये सब सोचकर रघु रिचर्ड और डेबी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी मिलकर रिचर्ड के एक सीक्रेट नर्सिंग होम में जाते हैं जहां रिचर्ड ने श्रीनी को रखा था ताकि उसका इलाज और गुरुजी दांशी द्वारा महाकाल का रिचुअल भी किया जा सके। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि आज की रात उनके लिए बहुत क्रूशल है। अगर वे लोग आज रात के लिए किसी को भी उस मैंशन में ना जाने दें तो ये चेन टूट जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे ये भी बताते हैं कि जब तक वे लोग उस मैंशन की पहरेदारी करेंगे तब तक उनके शिष्य श्रीनी के पास रहेंगे और महाकाल महायान के मंत्रों का जाप करते रहेंगे ताकि वो इविल स्पिरिट श्रीनी तक पहुंच के उसे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उन मंक्स को देख रघु बोलता है कि ये तो बच्चे और बूढ़े हैं, ये एक ताकतवर इविल स्पिरिट का कैसे मुकाबला कर पाएंगे। जिस पर दांशी बताते हैं कि इन्होंने वर्षों की तपस्या करके सिद्धि हासिल की है, सिर्फ ये ही उस इविल स्पिरिट का सामना कर पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा अगर किसी को उस मैंशन में लेकर नहीं जा पाई तो वो श्रीनी के लिए यहाँ आएगी ताकि चेन ब्रेक ना हो और ये सिलसिला चलता रहे, जिसे सुन के सभी समझ जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड श्रीनी की मेडिकल सुपरविजन के लिए वहाँ उन मंक्स के साथ रुक जाता है और बाकी कंचना मैंशन की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें ये मिशन बहुत आसान लग रहा था कि सिर्फ एक दिन के लिए उन्हें श्रीनी को उस इविल स्पिरिट से बचाना है और किसी को भी उस मैंशन में जाने नहीं देना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस शैतान को चकमा देना इतना आसान नहीं होगा। फिर रात के 12 बजते ही 6 जून 2021 शुरू हो जाती है और उसी के साथ शुरू होती है वो कयामत की रात। तो वे लोग उस कंचना मैंशन तक पहुंच जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उन्होंने पहले से ही उस इंस्पेक्टर से कोऑर्डिनेट करके उस मैंशन तक जाने से सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर रखी है। ये सब अरेंजमेंट्स को देख सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें मैंशन के अंदर से कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई कैसे अंदर जा सकता है। तो रघु कुछ पुलिस वालों के साथ अंदर चला जाता है। गुरुजी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग उन लड़कियों को बचाने अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें 4 लड़कियां दिखती हैं, जिनमें से 3 वहां के आत्माओं को देख बेहोश हो चुकी थी और सिर्फ एक ही होश में थी। तो सभी उन्हें उस मैंशन से उसी वक्त बाहर लाकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। डेबी उन लड़कियों के पॉकेट्स में उस श्रापित कंचना लॉकेट को खोजती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, जिसे देख उन्हें लगता है कि शायद उन लड़कियों के उस लॉकेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें बाहर निकाल लाया गया होगा। ये सोच डेबी, रघु और गुरुजी उनके पीछे हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है। ये देख रघु दयालन को कॉल लगाता है ताकि उन्हें पता चले कि वे लोग किस हॉस्पिटल में गए हैं, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। उस वक्त बाहर तेज़ बारिश भी हो रही थी, तो वे लोग डेबी के रेस्टोरेंट चले जाते हैं जो पास ही में था। रेस्टोरेंट पहुंचकर दांशी अपने शिष्यों को कॉल लगाते हैं और उन्हें महाकाल का रिचुअल शुरू करने को कहते हैं और बताते हैं कि अब वो आत्मा श्रीनी के लिए आएगी और उन्हें उस खंजर का इस्तेमाल करने को कहते हैं और बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खंजर ज़मीन पर गिरनी नहीं चाहिए। इसके बाद वे लोग श्रीनी के हाथ और पैरों को रस्सी के साथ बांध देते हैं और उस पर एक हॉली कपड़ा रख के वो रिचुअल शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर उन लड़कियों का चेकअप करके बताते हैं कि ये तीनों लड़कियां इतनी डर गई थीं कि उन्हें पैनिक अटैक आ गया था। ये सुन के दयालन उस चौथी लड़की से पूछता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वे लोग उस मैंशन के अंदर कैसे जा सके। वो लड़की बताती है कि उन्हें लाइब्रेरी में एक किताब मिली थी जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे और उसे पढ़ते ही उनके कमरे में एक पोर्टल जैसा कुछ खुल गया और दूसरे ही पल वे लोग उस मैंशन में पहुंच गए, जिसका मतलब है उस मैंशन में पहुंचने के और भी बहुत से तरीके हैं जो अभी भी अनजान हैं। खैर, तो ये सुन दयालन घबरा जाता है और जब वो उस किताब का नाम पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़कियां जो किताब पढ़ रही थीं वो और कोई नहीं बल्कि अनसंग किंग ऑफ अ फॉलन किंगडम थी। ये नाम सुन के दयालन के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेबी के रेस्टोरेंट के बाहर एक कस्टमर आया हुआ है जिसने लेट नाइट खाना ऑर्डर किया था और उसकी डिलीवरी लेने के लिए आया था। डेबी उस आदमी को अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन जब वह आदमी अंदर नहीं आता तो डेबी उसके लिए दरवाज़ा खोलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को छूती है तो उसे एक ज़ोर का झटका लगता है। ये देख जब रघु उस दरवाजे को छूता है तो उसे भी एक ज़ोर का झटका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। ये देख सभी बहुत डर जाते हैं,
लेकिन शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि उस कस्टमर को रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था, जबकि डेबी बिल्कुल उसके सामने ही थी। यहाँ तक कि उस कस्टमर को रेस्टोरेंट के अंदर लाइट्स बुझी हुई दिख रही थी, जबकि अंदर डेबी ने रेस्टोरेंट के सभी लाइट्स ऑन कर रखी थी। ये देख वो आदमी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उस आदमी को जाते देख डेबी चिखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ उस आदमी तक नहीं पहुँचती। फिर वे लोग नोटिस करते हैं कि उनके किसी भी फ़ोन में सिग्नल नहीं है, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का वाईफाई भी कनेक्ट नहीं होता। मतलब वे लोग पूरी तरह बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये देख सभी बहुत घबरा जाते हैं और तभी रेस्टोरेंट का टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है, जिसमें पार्ट 1 की ही तरह वे तीनों भी खुद को टीवी पर देख पाते हैं, जिसका मतलब वो वीडियो फुटेज उनको भी उनकी मौत दिखाने वाला था। खैर, तो तब तक दयालन उस लड़की को लेके उसके हॉस्टल पहुंच गया था। लेकिन जब वे लोग उस लड़की के कमरे में जाते हैं तो उन्हें वो किताब नहीं मिलती। तभी वो लड़की बताती है कि जब वे लोग उस किताब को पढ़ रहे थे तब रूम का दरवाज़ा लॉक्ड था, लेकिन अब नहीं है, जिसका मतलब कोई दरवाज़ा तोड़कर किताब ले गया। तो वे उस कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तभी उन्हें लाइब्रेरियन अल्फांजो उन लड़कियों के कमरे की तरफ जाते हुए दिखता है, जिसे देख लड़की बताती है कि अल्फांजो ने ही उन्हें ये किताब दी थी। फिर वो लड़की दयालन को बताती है कि उस मैंशन में जाने के बाद उसे वो कंचना लॉकेट मिल गया था, लेकिन जब डेबी उस श्रापित लॉकेट को खोजने लगी तो वो डर गई और उसने वो लॉकेट चुपके से रघु के पॉकेट में रख दिया। ये बात सुन के दयालन के होश ही उड़ जाता है और वो समझ जाता है कि उन लोगों की जान खतरे में है। तभी सीन कट होके हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ वे तीनों उस फुटेज देख रहे होते हैं। तो उस फुटेज में हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बच्चा अपने खाने की डिलीवरी लेने आता है, जिसे डेबी खाने का पार्सल देती है, लेकिन उसके पास चेंज नहीं था। तो डेबी चेंज लेने काउंटर पर जाती है और तभी रघु उस बच्चे के पास आके बातें करने लगता है। लेकिन डेबी देखती है कि सीसीटीवी में वो बच्चा तो दिख रहा है, लेकिन रघु नहीं। और तभी वो फ्रीज़र रूम में रघु को देखती है, जो दीवार पर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। और देखते ही देखते रघु कैमरा के सामने आ जाता है, जिसकी आंखें पार्ट 1 की तरह पूरी सफ़ेद होती हैं, जिसे देख डेबी बहुत डर जाती है। तभी हम रेस्टोरेंट में एक तेज़ रोशनी को देख पाते हैं, जिससे डेबी कुछ नहीं देख पा रही थी। और तभी एक अनजान शक्ति उसे हॉन्ट करने लगती है, जिससे डेबी बचते बचाते एक छोटे से बाथरूम में चली जाती है, जिसके दोनों तरफ आईना होता है। मतलब जिसमें आप दोनों तरफ इन्फिनिट रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, जहां हम डेबी, दाउशी और उस बच्चे को अलग अलग बाथरूम में देख पाते हैं। और तभी हम वहां रघु को एक पोजेस्ड हालत में देख पाते हैं, जो बड़ी ही आसानी से उन शीशों को पार करके उनकी तरफ आने लगता है। ये देख सभी बहुत डर जाते हैं और उस बाथरूम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। और देखते ही देखते रघु पहले उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसका गला दबाकर हवा में उठा देता है और मार डालता है। और इससे पहले कि वे लोग एक बच्चे के मौत के सदमे से उभर पाते, डेबी रघु को दाउशी के पीछे देखती है। दाउशी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही रघु उन्हें पकड़ लेता है और बेसिन के पानी में डुबोने लगता है और उनका सर पटक के उन्हें भी मार डालता है। फिर रघु डेबी की तरफ रुख करता है। ये देख डेबी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रघु आके उसे भी मार देता है और यहीं वो फुटेज भी ख़त्म हो जाती है। ये देख दाउशी समझ जाते हैं कि वो श्रापित कंचना लॉकेट उनके साथ यहाँ तक आ गया है। और रघु के जैकेट को चेक करने पर उन्हें वो लॉकेट भी मिल जाता है, जिसे देख दाउशी को समझ में आ जाता है कि क्यों उन्हें उनके मौत का भयानक भविष्य दिखाया गया। उस लॉकेट को अपने जैकेट में देख रघु के होश ही उड़ जाते हैं और वो मोबाइल से कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल अभी भी नहीं होता। ये देख वो गुस्से में मोबाइल को फेंक देता है। उधर लॉकेट को देख डेबी रघु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन दाउशी को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो उन्हें रोकते हुए बताते हैं कि ये लॉकेट रघु ने नहीं चुराई, ये उसके जैकेट में रखा गया है। फिर दाउशी बोलते हैं कि फुटेज में रघु दीवार पर कुछ ड्रॉ कर रहा था, जिसे उन्हें देखना है। तो वे लोग फ्रीज़र रूम में जाते हैं, जहां दीवार पर एक सैटनिक सिंबल को देख पाते हैं, जो शैतान का सिंबल होता है। दाउशी बताते हैं कि यह सिंबल सिजिल ऑफ बाफोमेट है, जिसे शैतान का चर्च कहा जाता है। और उस कमरे में चारों तरफ उल्टा क्रॉस ड्रॉ किया हुआ था, जिसका मतलब वो शैतान इस पूरे रेस्टोरेंट को इसी कमरे से कंट्रोल कर रहा था। फिर दाउशी बताते हैं कि 16वीं सदी में कुछ लोगों ने मिलकर एंटी क्राइस्ट ग्रुप बनाया और शैतान को इंसानों की बलि देने लगे। लेकिन बलि देने से पहले वे लोग ये सिंबल बनाते थे। उन्होंने इस चेन को रोकने और तोड़ने की कोशिश की, जिस कारण डेमोंटे कॉलोनी का शैतान नाराज़ हो गया और इसीलिए ये सिंबल यहाँ पर है, जिसका मतलब शैतान उनकी बलि लेना चाहता है। तभी वे लोग उस कल्ट के लोगों को वहाँ देख पाते हैं, जो उनके लिए वहाँ आए थे।
ये देख दाउशी बताते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस लॉकेट को नष्ट करके इस चेन को रोकना होगा। तो दाउशी उन्हें एक जगह पर रुकने को कह के किचन में चले जाते हैं और उस लॉकेट को नष्ट करने के लिए अपना पवित्र खून उस पर गिरा के मंत्रों का जाप करने लगते हैं। उनके मंत्रों के जाप करने से वो लॉकेट तपने लगता है, जिससे होता यह है कि दाउशी का हाथ भी तपने लगता है। लेकिन फिर भी वे उस लॉकेट को नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देख पाते हैं, जिसे डेमोंटे की आत्मा मार डालती है, क्योंकि वो भी उस चेन को रोकना चाहता था। तभी हम श्रीनी को देख पाते हैं, जिसके ऊपर से वो पवित्र कपड़ा अपने आप गिर के जल जाता है, लेकिन तब भी वो मंक्स रिचुअल करते रहते हैं। उधर हम रेस्टोरेंट के बाहर सैकड़ों चमगादड़ को देख पाते हैं, जो रेस्टोरेंट के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन मंत्रों के जाप से वो लॉकेट गलने की कगार पर चला जाता है और तभी दाउशी के सामने डेमोंटे की आत्मा आके उसे फिश टैंक में गिरा देता है और उस फिश टैंक की मछलियाँ उस पर हमला कर देती हैं। मतलब मौत का तांडव शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम दाउशी को देख पाते हैं, जो उस फिश टैंक को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और जब डेबी उन्हें देखने जाती है तब दाउशी एक पोजेस्ड हालत में उस पर हमला कर देता है, जिसका मतलब दाउशी मर चुके होते हैं और डेमोंटे की आत्मा उनके शरीर को पोजेस करके कंट्रोल कर रही होती है। ये देख रघु एक रॉड से उन्हें मार देता है और डेबी को बचा लेता है। फिर रघु को याद आता है कि फुटेज में उन्होंने एक बच्चे को भी देखा था जो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं है, जिसका मतलब बहुत जल्द वो बच्चा रेस्टोरेंट के अंदर आने वाला है। तो वे दोनों रेस्टोरेंट के बाहर के सीसीटीवी को देखने लगते हैं, जहां उन्हें एक बच्चा तो दिखता है, लेकिन ये वो बच्चा नहीं होता जिसे उन्होंने फुटेज में देखा होता है। ये देख उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वे दोनों नोटिस करते हैं डेबी का ड्राइवर दयालन और उस लड़की को देख पाते हैं, जो उनको खोजते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंच गए थे। उन्हें वहां देख डेबी और रघु ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस कस्टमर की ही तरह उन्हें भी रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी नहीं दिखता। तभी डेबी देखती है कि रघु एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसी की तरफ आ रहा है, जिसे देख डेबी बहुत डर जाती है, क्योंकि उस फुटेज में रघु ने उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर से ही मारा था। लेकिन रघु वो फायर एक्सटिंग्विशर उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उस दरवाजे को तोड़ने के लिए लाया था। परंतु रघु जितने बार भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, उनके सामने एक और दरवाज़ा आ जाता है। रघु दरवाज़ा तोड़ता जाता है और एक नया दरवाज़ा उनके सामने आता जाता है। ये देख दोनों घबरा जाते हैं और तभी वो चमगादड़ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देख रघु उन चमगादड़ों को मारने लगता है और मारते मारते वे दोनों रेस्टोरेंट के सेंटर में चले जाते हैं और सरप्राइजिंगली वो चमगादड़ उस एरिया के अंदर नहीं आ पाते। तभी डेबी को याद आता है कि रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के वक्त दाउशी ने जो महाकाल की मूर्ति भिजवाई थी, उसने उसे इसी जगह स्थापित की थी और इसी कारण इस जगह पर शैतान का प्रभाव नहीं था। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे लोग हमेशा तो यहाँ रह नहीं सकते और शैतान उनकी बलिले बिना वहाँ से जाएगा नहीं। रघु बोलता है कि उन्हें छत से होकर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलना होगा। तो वे दोनों मिलकर वहाँ रखी चेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर छत तक जाने का रास्ता बनाने लगते हैं। तभी डेबी को वहाँ सैम की आत्मा दिखती है। सैम उसे बताता है कि यहाँ आने से पहले उसकी काम वाली जो रिपोर्ट उसे दे रही थी, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब उनके बच्चे के रूप में सैम इस दुनिया में वापस आएगा। ये सुन डेबी को याद आता है कि जिस बच्चे को उसने वीडियो फुटेज में देखा था, वो असल में सैम का ही बचपन का रूप था। ये सब कहते हुए सैम डेबी को उसके पास बुलाता है और डेबी भी भावुक होकर उसके पास जाने लगती है। डेबी उस सेफ जोन से बाहर जाने ही वाली थी कि उससे पहले रघु आकर उसे वापस अंदर खींच लेता है और सैम को उनके पास आने को कहता है। ये देख सैम गुस्सा हो जाता है, जिससे वे समझ जाते हैं कि ये वही शैतान है जो सैम का रूप लेकर डेबी को उस सेफ जोन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम श्रीनी को देखते हैं, जो उस बेड के साथ हवा में लेविटेट करने लगता है और देखते ही देखते वो एक पोजेस्ड हालत में उन मंक्स पर हमला कर देता है, जिससे वो खंजर ज़मीन पर गिराने वाला होता है। लेकिन उसे पहले ही वो बच्चा मंक उसे पकड़ लेता है और श्रीनी रुक जाता है। उधर रघु उस लॉकेट को देख लेता है और डेबी से बोलता है कि वो बाहर जाके उस लॉकेट को सेफ जोन के अंदर फेंक देगा और डेबी उसे नष्ट कर देगी, जिससे ये चेन टूट जाएगा और वे लोग बच जाएंगे। उन्हें पता था कि रघु का उस सेफ जोन से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, जिस कारण डेबी उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन रघु उसे उसके बच्चे का वास्ता दे के मना लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाकर रघु उस लॉकेट के पास जैसे तैसे पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम डेमोंटे की आत्मा को उसके सामने देख पाते हैं, जो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। और इससे पहले कि रघु उस लॉकेट को ले सके, डेमोंटे उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले रघु अपने मोबाइल को देख लेता है, जिसे उसने फेंक दिया था।
तो वो अपने पैरों से उसे डेबी के पास सरका देता है और सेफ जोन में जाते ही मोबाइल का सिग्नल आ जाता है और सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स की लिस्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से कुछ मैसेजेस दयालन को भी चला जाता है। ये देख दयालन रघु के मोबाइल पर कॉल लगाता है और डेबी उसे सारी बात बता देती है। डेबी को कॉल करता देख डिमोंटे की आत्मा बहुत गुस्सा हो जाता है और रघु और दाउशी को ले जाकर बलि देने का रिचुअल करने लगता है। और जैसे ही वो दाउशी की बलि देता है, उनका शरीर जलकर राख हो जाता है और दाउशी की बलि देते ही उनकी आत्मा भी उस कल्ट का एक मेंबर बन जाती है। तब तक दयालन उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गया था और छत के रास्ते डेबी को बाहर निकालने लगता है। और तभी डेबी देखती है कि असली शैतान डिमोंटे नहीं बल्कि कोई और है जिसकी दोनों आंखें नहीं हैं और डिमोंटे उसका एक सर्वेंट है। फिर वे लोग रघु की बलि देने लगते हैं, लेकिन तभी हम उस बच्चे मंक को देख पाते हैं जो उस खंजर को एक बीम पर मारकर एक्टिवेट कर देता है, जिससे श्रीनी का पोजीशन टूट जाता है और रघु की बलि भी रुक जाती है और रेस्टोरेंट के सभी शैतान गायब हो जाते हैं, जिनके साथ वो कंचना लॉकेट भी गायब हो जाता है, जिसका मतलब वो लॉकेट वापस डिमोंटे मैंशन पहुंच गई है। इसके बाद श्रीनी और रघु को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स रघु को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे रघु तो होश में नहीं आता लेकिन श्रीनी होश में आ जाता है और इस बार रघु कोमा में चला जाता है। ठीक होने के बाद श्रीनी अपने भाई रघु को देखने आता है, जहां दयालन उसे बताता है कि रघु वेंटिलेटर पर जिंदा है और शायद ऐसे ही लाइफ सपोर्ट पर रहेगा और अगर श्रीनी चाहे तो उसका लाइफ सपोर्ट हटा सकता है। लेकिन श्रीनी बोलता है कि वो अपने भाई को मरने नहीं देगा और उसे वापस ठीक करेगा और 6 साल बाद 6 जून 2027 को उस डिमोंटे चेन को ही ख़त्म कर देगा। जिसे सुनकर डेबी बताती है कि ये बलियां डिमोंटे के लिए नहीं बल्कि उस शैतान के लिए दी जा रही थी जिसकी आंखें नहीं हैं और जिसे डेबी ने उस आत्माओं की दुनिया में एक राजा की तरह गद्दी पर बैठा हुआ देखी थी। असल में वो 15वीं सदी में एक पोर्चुगल किंग था जो शैतान की पूजा करता था और इंसान की बलि देता था। एक दिन वहाँ की प्रजा और सैनिकों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसकी ज़बान काट दी। फिर दयालन बताता है कि पुलिस उस किताब और लाइब्रेरियन को पकड़ने उसके घर गई थी, जहां उन्हें पता चला कि उस लाइब्रेरियन का ख़ानदान वर्षों से शैतान की पूजा करता था और उस पोर्चुगल किंग का ही एक गुलाम था। जहां वो लाइब्रेरियन शैतान को खुश करने और गलती करने पर सज़ा देने के लिए खुद को टॉर्चर करता था और शायद वही डिसाइड करता था कि वो किताब किसे देनी है और किसकी बलि लेनी है, या शायद शैतान या वो पोर्चुगल किंग उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देते थे। खैर, तो पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लाइब्रेरियन उस किताब के साथ फरार हो गया था। ये सब सुनकर श्रीनी बोलता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि वो लाइब्रेरियन कौन है, वो ये सब क्यों कर रहा है और किस लिए। फिर सीन कट होके हमें लाइब्रेरियन को दिखाया जाता है जो तब तक बिहार के किसी गांव तक पहुंच गया था और हम उसके बैग में से उन सभी लोगों के तस्वीरों को गिरते हुए देखते हैं जिनकी बलि दी गई थी। तभी वहाँ का एक गांव वाला उन तस्वीरों को लेकर लाइब्रेरियन को देने जाता है, लेकिन वो लाइब्रेरियन उसे ही पकड़कर एक पेड़ पर उलटे क्रॉस की तरह लटका देता है और कुछ रिचुअल करने लगता है, जिसके बाद वो उस इंसान को जिंदा जला के शैतान को उसकी बलि दे देता है और सीन यहीं कट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले उस कंचना लॉकेट के श्रापित होने के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले एक्सप्लेनेशंस में कहा था कि कोई भी अतृप्त आत्मा मरने के बाद खुद को किसी जगह, घर या वस्तु के साथ जोड़ लेती है। उसी तरह डिमोंटे के लिए उसके माँ द्वारा उसकी पत्नी को दिया गया वो लॉकेट उसके दिल के करीब था, जिस कारण उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उस लॉकेट से जुड़ गई और उस लॉकेट को शायद इसी लाइब्रेरियन के किसी वंशज ने श्रापित किया होगा, जिससे वो उस पोर्चुगल किंग का एक सर्वेंट बन गया और लोगों की बलि देने लगा। इस मूवी में बहुत से ओपन पॉइंट्स और प्लॉट्स हैं जो आने वाले पार्ट्स में हमें दिखाया और बताया जाएगा, जैसे वो पोर्चुगल किंग कौन था, वो शैतान की पूजा क्यों करता था और उसका क्या इतिहास था, फिर उस किताब का इतिहास। इस मूवी के डायरेक्टर अजय गनानामुथु ने पार्ट 3 और पार्ट 4 का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें से पार्ट 3 2025 के अंत में या 2026 में रिलीज़ होगा और उसमें हमें शायद उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक हमसे अनजान हैं और शायद कई नए राज्य हमारे सामने आएंगे। और पार्ट 4 में शायद श्रीनी, रघु, डेबी और अगर कोई नया किरदार इसमें शामिल हुआ तो सब मिलकर इस चेन को ख़त्म कर देंगे और उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।